नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आइए आपको बताते हैं वो कौन सी होंगी चार बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर होगी बुखारेस्ट से 182 स्टूडेंट्स को लेकर मुंबई पहुंचा विमान। 3 और विमान आज दिल्ली से भरेंगे उड़ान। ऑपरेशन गंगा के तहत 4 केंद्रीय मंत्री भी जाएंगे यूक्रेन के पड़ोसी देश। दूसरी बड़ी खबर होगी यूपी में आज थम जाएगा छठवें चरण का चुनावी शोर। 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को वोटिंग होगी। 669 उम्मीदवारों का होगा फैसला। और तीसरी बड़ी खबर होगी आखिरी दिन दिग्गज दिखाएंगे दम। बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह। अखिलेश और प्रियंका भी अपने प्रत्याशियों के लिए बनाएंगे माहौल। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर होगी आज 21 लाख दीपों से रोशन होगी बाबा महाकाल की नगरी। विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में शिवराज सरकार। शिव अपर्णम महोत्सव रचेगा इतिहास। और चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध का आज छठवां दिन है। रूसी आक्रमण के कारण यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कई देश यूक्रेन की सैन्य सहायता कर रहे हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन को सैन्य सहायता मुहैया कराने वाले देशों को निकट भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। रूसी आक्रमण के छठवें दिन यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा दिया। यूक्रेन ने कोर्ट ऑफ जस्टिस से जल्द रूसी आक्रमण पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की है। इसी बीच रोमानिया के बुचारेस्ट से एक और भारतीय विमान आज सुबह मुंबई पहुंचा। इस विमान में भारत के 182 छात्र सवार थे। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की 11वीं आपातकालीन बैठक में यूक्रेन ने आक्रमण के लिए रूस की आलोचना की। इसके साथ ही यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र में साफ तौर पर कहा कि अगर यूक्रेन नहीं बचा तो संयुक्त राष्ट्र भी नहीं बचेगा। वहीं रूस ने हालात के लिए एक बार फिर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि भारत ने युद्ध को रोकने और कूटनीति के जरिए हल निकालने की हिदायत दी। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की 11वीं आपातकालीन बैठक में यूक्रेन ने आक्रमण के लिए रूस की आलोचना की। इसके साथ ही यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र में साफ तौर पर कहा कि अगर यूक्रेन नहीं बचा तो संयुक्त राष्ट्र भी नहीं बचेगा। वहीं रूस ने हालात के लिए एक बार फिर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि भारत ने युद्ध को रोकने और कूटनीति के जरिए हल निकालने की हिदायत दी। तो यूक्रेन और रूस का युद्ध का आज छठवां दिन है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी से। अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आज छठवां दिन है रूस और यूक्रेन युद्ध का, और अब ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में भी ये मामला चले गया है और यूक्रेन ने खास तौर से इस पर तवज्जो देने की कोशिश की है और यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन नहीं बचा तो जो एक विश्व तौर पर जो संगठन रहते हैं वो भी नहीं बचेंगे। और इसी बीच में जो हमारे भारतीयों की तरफ से जो एक गंगा ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें वहां फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है, तो इन सब को आप कैसे देखते हैं? आगे स्थिति क्या कुछ होगी? और जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? क्या भारत को जो समस्याएं वहां पर आ रही हैं या उसका जो बहुत आसानी से हम वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के साथ मिलकर हमारा जो समन्वय है बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए उनको हम बाहर निकाल रहे हैं, या फिर और बेहतर हो सकता है इससे? देखिए, जिस तरह ये युद्ध लंबा खिंचा उसको देख के ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा खिंच सकता है और समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। और जिस तरह यूक्रेन के सैनिकों ने रशिया के सैनिकों को जवाब दिया है, जिस तरह बहादुरी के साथ और वो हिम्मत के साथ डटे हुए हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। दूसरा, यूक्रेन जी संगठन है कि ऐसे संगठनों का फायदा क्या है कि जब वो किसी देश पे किसी प्रकार का रोक नहीं लगा सकते। इनफैक्ट ये पहले से ही जब ये अफगानिस्तान में हुआ
ईरान इराक में हुआ, चाइना कभी भी ताइवान को धमकी देता है। इन संगठनों का कोई मतलब नहीं है। ये सैंक्शन लगानी है और ऐसे तो आपस में देश एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगाते ही रहते हैं जी कि हम ये देंगे तो आप ये नहीं देंगे। तो इस तरह इनका कोई औचित्य नहीं रह सकता। या तो ये बहुत पावरफुल होने चाहिए संगठन, ये किसी भी प्रकार से किसी भी देश को रोक सके। और जब इस संगठन के जो मुखिया देश है वो ही युद्ध में शामिल हो, जिस प्रकार लास्ट टाइम रशिया ने वीटो कर दिया, तो कहने का तात्पर्य है कि इनकी जो संगठन के जो मुखिया देश है वही इतने पावरफुल है और वही युद्धरत है, तो फिर इन संगठनों का कोई औचित्य अच्छा, नहीं यही रह कारण है कि अमरदीप जी, यही कारण है कि यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र में एक आईना दिखाने की कोशिश की है संयुक्त राष्ट्र को कि अगर यूक्रेन नहीं बचा तो फिर संयुक्त राष्ट्र भी नहीं बचेगा। हाँ, कोई मतलब नहीं है। उसका क्या मतलब है कि भाई यूक्रेन, कोई भी आज के इस युग में, मॉडर्न युग में कोई भी देश किसी देश पे भी कब्जा कर लेता है, तो ये यूएनओ का मतलब क्या है? किसने संयुक्त राष्ट्र संघ बना रखा है? ये ऐसे ही जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो जो लीग ऑफ नेशंस था उसको खत्म करना पड़ा ना, उसका कोई मतलब नहीं बचता फिर। तो इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, या कोई दूसरा संगठन जब इस तरह की कार्रवाई को रोक ही नहीं सकते तो फिर मतलब नहीं है उसका कुछ भी। दूसरे जो भारत सरकार द्वारा जी ऑपरेशन गंगा जो चला जा रहा है, ये बहुत मतलब मैं कहूँ कि भारत सरकार की ये बहुत बड़ी बात है कि वो गाड़ियों पे यदि या किसी बिल्डिंग पे भारत का झंडा लगा हुआ है तो उसकी रिस्पेक्ट यूक्रेन के और एज वेल एज रशिया के सैनिक भी कर रहे हैं। और इस तरह वहां से स्टूडेंट्स को और जो वहां पे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको भारत लाया जा रहा है। और जैसे भारत के आई थिंक 3-4 मंत्री भी उधर भेजे हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल 4 मंत्री भी पड़ोसी देश जाने, बिल्कुल 4 मंत्री जी हाँ, कि उनको वहां पे जाके कोऑर्डिनेट करें, जो कई दूसरे पड़ोसी देश हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ भारत लाया जाए। ये बहुत अच्छा कदम है। और इस प्रकार से दूसरे देश जो है भारत की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उससे भारत का कद भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है कि भारत जो है जो इस क्षेत्र में या सभी मतलब विश्व समुदाय में एक अच्छा स्थान इसका भारत का बन रहा है। और जिस तरह हमारे अमरदीप जी, यही कारण है कि जो हमारे जो पूर्व जनरल है आर्मी के, उन्होंने जो बयान दिया है कि अगर हमारे भारतीय लोग अगर मंगल ग्रह में फंसे रहेंगे तो वहां से भी हम उनको वापस लेकर आ जाएंगे। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं हमारे देश के एक पावर इसमें दिखाई देती है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं कि अगर गाड़ी में अगर झंडा है भारत का या घर में झंडा है तो दोनों देश, चाहे वो यूक्रेन की आर्मी हो या रशिया की आर्मी हो, वो सम्मान उनको जहां तक जाना चाहते हैं वो लोग वहां तक पहुंचा रहे हैं और किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए और किसी भी देश के लिए। वहीं पे आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की आ रही है जहां उनको बचाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, जहां पे इमरान खान इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन से भी मिल के आए, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उनका कोई मिशन है ना उनको कोई बचाने वाला है। स्टूडेंट वहां पे ह्यूमन क्राइम मचा रहे हैं और उस तरह भारत का जो सम्मान हो रहा है, भारत के स्टूडेंट्स का सम्मान हो रहा है। मैंने एक वीडियो देखी जिस तरह पोलैंड में उन बच्चों का स्वागत किया गया, उनके रहने की खाने की व्यवस्था की गई। ये काबिले तारीफ है। हमारी जितनी भी एम्बेसीज हैं, बिल्कुल अमरदीप जी, काबिले तारीफ है और गर्व होता है जब हम इस तरह की वीडियोस देखते हैं और वहां के लोगों का रिएक्शन देखते हैं। और दूसरे देश का अगर कोई नागरिक ये कहता है कि हमें पाकिस्तान होने की सजा मिल रही है, इससे अच्छे तो इंडियन से कि उनको उनकी सरकार किस तरह से बचाकर वापस लेकर आ रही है। अमरदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र में साफ तौर पर कहा कि अगर यूक्रेन नहीं बचा तो संयुक्त राष्ट्र भी नहीं बचेगा। वहीं रूस ने हालात के लिए एक बार फिर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि भारत की बात करें तो भारत ने युद्ध को रोकने और कूटनीति के जरिए हल निकालने की हिदायत दी है। और इसी बीच जो भारत का ऑपरेशन गंगा है वो लगातार बेहतर तरीके से चल रहा है। 4 मंत्री भी पड़ोसी देश में जा रहे हैं और वहां पर लोगों को, जो हमारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द किस तरह से और बेहतर तरीके से वापस भारत लाया जाए, उसके ऊपर भी जो भारत की सरकार है पूरी तरह से कंसिडर है, पूरी तरह से ध्यान दे रही है। और इसकी तारीफ भी हो रही है, पूरी दुनिया में भी तारीफ हो रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग भी इंडिया की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी तारीफ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। यूपी में थमेगा 6वें दौर का चुनावी शोर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के 6वें चरण में प्रचार प्रसार जोरों पर है। आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा और प्रत्याशी व उनके समर्थक
घर घर घूमकर जनसंपर्क कर सकेंगे। 3 मार्च यानी गुरुवार को 10 जिलों के 57 सीटों पर मतदान होगा। इधर प्रशासन की ओर से भी मतदान कराने के लिए 2 मार्च की सुबह 7 बजे से पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थलों को रवाना किया जाएगा। पोलिंग पार्टियों का फाइनल रैंडमाइजेशन मंगलवार की सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसमें सभी पोलिंग पार्टियों को उनके बूथ आवंटित किए जाएंगे। पोलिंग पार्टियों को बूथ तक ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में बसें रिजर्व की गई हैं। विधानसभा वार पोलिंग पार्टियों को बसें पहचानने में दिक्कत ना हो, इसके लिए हर विधानसभा की बस पर अलग रंग का पोस्टर चस्पा रहेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी से। अखिल, आज 6वें चरण का प्रचार प्रसार शाम को 6 बजे थम जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी उनको भी एक एक करके वो रवाना हो रही हैं और जो भी खास तैयारी होती है चुनाव आयोग की तरफ से वो भी की जा रही है। लेकिन प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन डोर टू डोर जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो जाके संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस 6ठे चरण की हम बात करें, क्या कुछ वो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर जब जनता वोट डालने जाएगी पोलिंग बूथ पर तो वो मुद्दे छाए रहेंगे उनके जहन में? भगीरथ, देखिए, ये 6ठे चरण का ये मतदान होना है, जिसका देखा जाए तो ये 57 सीटें, इसमें 10 जिले शामिल हैं। और अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विकास, रोजगार, कुत्ता जानवर और सड़क, ये तमाम जो बड़े मुद्दे हैं पूर्वांचल को आगे ले जाने में, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ये बड़े बड़े मुद्दे रहेंगे। इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आज वोटिंग होगी। इन मुद्दों को लेकर 3 मार्च को वोटिंग होगी। हालांकि 10 जिले में 57 सीट है। अब ऐसे में देखिए भगीरथ, में देखिए कि निश्चित तौर पर वो बड़े चेहरे शामिल है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस 6ठे चरण के हिस्सा बनेंगे। ओम प्रकाश, देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के आए हैं, वो इसमें कचिया से रहेंगे। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इसमें अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि देखा जाए तो पोलिंग जो पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं, क्योंकि अब 3 मार्च को है तो 2 को उनको कल हर हाल में पहुंच कर सारी व्यवस्था भी देखनी है। प्रशासन भी इसमें पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकती है, निर्वाचन आयोग की पूरी ताकत झोंकी है। इसके अलावा अगर बात करेंगे, जिस तरह पूरी जो ताकत झोंकी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जाएगी। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें हैं। आज शाम को 6 बजे तक कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। लोग सिर्फ डोर टू डोर कन्वेंस ही कर सकते हैं। हालांकि अगर हम अगर इसकी इतिहास की बात करें, क्योंकि राजधानी पूर्वांचल की गोरखपुर मानी जाती है और गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। इस शहर में अगर देखा जाए तो 9 विधानसभाएं हैं। गोरखपुर, बसवा गांव, कैंपियरगंज, पिपरई, गोरखपुर नगरीय, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी, चौरी चौरा, बसवा, बांसगांव, चिलपार, ये तमाम जो 9 विधानसभाएं ये कहीं न कहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभावित करेंगे जी। हालांकि देखिए, ये हमेशा इतिहास रहा कि मठ पूरी तरीके से जब भी विधानसभा चुनाव हुआ है तब वो उसने अपना एक रूप दिखाया है। कहीं न कहीं उसने जो फैसला लिया है उसी डिसीजन पर आगे बढ़ी है। पूर्वांचल बढ़ा है, गोरखपुर बढ़ा है। तो ऐसे में अगर बीजेपी का गढ़ देखिए, विधानसभा देखा जाए तो गढ़ गोरखपुर है। इस सीट पर 1989 से बीजेपी के उम्मीदवार विजय हो रहे हैं, यानी जीत हासिल कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री इस बार खुद गोरखपुर की पहली सीट पे शहर की सीट पर टिकट से मैदान में है। अब अगर हम इसकी बात करें तो 2002 में ही केवल हिंदू महासभा के उम्मीदवार को यहाँ से जीत मिली थी। उसके बाद कहने के मठ का जो निर्णायकपूर्ण भूमिका रही है वो पूरी तरीके से गोरखपुर शहर विधानसभा सीट में मुख्यमंत्री की जो कार्य भूमि है ये गोरखपुर सदर सीट है। तो ऐसे में जो सूबे की सबसे हार्ड सीट मानी जा रही है, भगवागढ़ के रूप में पहचान रखने वाली गोरखपुर शहर ये है और पूरी ताकत देखा जाए तो मत करता रहे। हालांकि अगर इसके अलावा बलिया बात करें तो मुख्यमंत्री के सलाहकार वहां से खुद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा महाराजगंज, बस्ती, ये तमाम जो आसपास के जिले हैं, 10 जिले हैं इसमें जो शामिल हैं, उसके ये 57 सीटों पर कहीं न कहीं निर्णायकपूर्ण भूमिका यहाँ के वोटर निभाएंगे। हालांकि मुद्दा बड़ा रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। बिल्कुल अखिल, लेकिन संक्षेप में हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे इसके पहले जो चरण के चुनाव हुए हैं, मतदान हुआ है, उनमें कई जगह गोली भी चली है और पुलिस को लाठियां भी बांधनी पड़ी। अभी जो 6वां चरण है, कौन कौन से सीटें हैं जहां पर चुनाव आयोग की जो सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा फोकस रखेगा कि कहीं कोई स्थिति खराब ना हो? निश्चित तौर पर ये पूर्वांचल में हमेशा इतिहास देखने को मिला, कहीं न कहीं बूथ कैप्चरिंग, मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये हमेशा होता रहा है। लेकिन इस बार अभी देखिए बहुत ज्यादा घटनाएं बड़ी नहीं हुई, चाहे पहले से लेकर 5वें चरण तक। 5वें चरण में कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है।
उसके बाद अब छठा सटा पूर्वांचल है, तो ये बात लाजमी है कहने की पूर्वांचल में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा होती रही है और वो हर बूथ पर कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ते रहे हैं। तो जैसे प्रतापगढ़ में हुआ, प्रयागराज में हुआ, गोंडा में हुआ, तो ये तमाम जो प्रभावित हुआ पूर्वांचल की शुरुआत वहां से होती है। तो अब अपने अपने गढ़ को बचाने की ताकत में कहीं ना कहीं समर्थक लड़े भिड़ेंगे। इसकी तैयारी प्रशासन ने पहले कर चुकी है, चुनाव आयोग भी सख्ती से पालन करा रहा है। अब प्रशासन पे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे कि वहाँ की कप्तान हो, चाहे वहाँ के जिलाधिकारी हो। बिल्कुल, तो प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी, चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है कि जो 5वें चरण में जो कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जहां पर गोली चलने की भी खबरें थी, कुछ पोलिंग बूथ में अवस्थाएं भी दिखाई दी थी, वो 6वें चरण में किसी तरह की ना हो। चुनाव आयोग इस पर पूरा फोकस करेगा। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 10 जिलों के 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा। इसके लिए आज चुनाव प्रचार शाम 6 बजे थम जाएगा और सभी पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। और आज क्योंकि शाम 6 बजे 6वें चरण के चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसको लेकर आज चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी बड़े दिग्गज नेता आज उनकी कई जगह चुनावी जनसभाएं हैं। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे, आखिरी दिन दिग्गज दिखाएंगे दम। यूपी में आज 6वें दौर के चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन सियासी दलों के दिग्गज जमकर चुनावी रैलियां करते नजर आएंगे। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुंकार भरेंगे, तो वहीं अखिलेश और प्रियंका गांधी भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाते नजर आएंगे। तो 6वें चरण के प्रचार प्रसार के लिए आज शाम 6 बजे तक के समय है। और आज जो पार्टी है, सारी पार्टियां, बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस है, सभी दिग्गज नेता, उनकी कई सारी सभाएं हैं। आज यूपी में आज 6वें दौर के चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन सियासी दलों के दिग्गज जमकर चुनावी रैलियां करते नजर आएंगे। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुंकार भरेंगे, तो वहीं अखिलेश और प्रियंका गांधी भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाते नजर आएंगे। क्योंकि सिर्फ 2 चरण और बाकी है, इसके लिए सभी नेता पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री से। अविरल, 6वें चरण के चुनाव 3 मार्च को होने हैं, वोटिंग 3 मार्च को होगी, लेकिन उसके लिए आज शाम 6 बजे तक बस पार्टियों के पास समय है जनसभाएं, रैली करने के लिए। उसके बाद फिर डोर टू डोर जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो क्या कुछ तैयारी है सभी पार्टियों की तरफ से? आज बहुत सारे दिग्गज मंत्री, आज उनकी चुनावी सभाएं हैं, रैलियां हैं। जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अब 2 ही चरण बचे हुए हैं, तो सभी पार्टियां अब पूरी तरीके से, यानी कि कहते हैं कि थोड़ी सी जो पूछ बची हुई है अब चुनावों की, वो पूरी तरीके से उसको एकदम काबू में कर लेना चाहते हैं कि अब आखिरी समय में जो चुनाव का प्रचार का जो समय बचा है, वो पूरी तरीके से इसमें दम लगाना चाहते हैं, जिससे कि अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। वहीं पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने जो है चुनावी प्रचार के दौरान जनता को बताते रहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पूरे 5 साल में क्या क्या काम किए हैं। सुशासन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और माफियाओं के ऊपर बुलडोजर की बात करते हैं। साफ तौर पर ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर जो भी गुंडे मवाली हैं, माफिया हैं, वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो हम उनके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। इस तरीके से अपने चुनावी प्रचार में ये सारी बातें करते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी साफ तौर पर पूरी तरीके से जनता को संबोधित करते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम कितने तरीके से विकास करते हैं। वो पूरी तरीके से अपनी जो जब उनकी सरकार थी तो गिनाते हुए कामकाज करते, जैसे कि उन्होंने डायल 100 चलवाई थी और एम्बुलेंस की सुविधा दिलाई थी, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया था और पेंशन योजना चालू की थी। तो तमाम तरीके की बिल्कुल अविरल, तो यही आरोप प्रत्यारोप आज फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि 6वें दौर का जो चुनाव प्रचार का समय शाम 6 बजे तक है, तो सभी पार्टियों के दिग्गज नेता आज मैदान में फिर से उतर रहे हैं और चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे और फिर यही आरोप प्रत्यारोप फिर से दिखाई देंगे। अविरल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 6वें दौर के चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है। सियासी दलों के दिग्गज जमकर चुनावी रैलियां करते नजर आएंगे। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुंकार भरेंगे, तो वहीं अखिलेश और प्रियंका गांधी भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाते नजर आएंगे। और चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे विस्तार से, महाकाल की नगरी में बनेगा विश्व रिकॉर्ड। महाशिवरात्रि पर आज उज्जैन में शिव ज्योति अपर्णा महोत्सव मनाया जाएगा। ये अब तक का सबसे भव्य समारोह होगा। इस दिन पूरे शहर में 21 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। इनमें से 12 लाख दीप
शिप्रा नदी के तट पर 10 मिनट में जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक ये रिकॉर्ड श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के नाम है। शिवराज सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आज उज्जैन शहर इतिहास लिखेगा। 21 लाख दियों का दीपोत्सव देखने के लिए आम लोगों को रात 8 बजे के बाद घाटों पर प्रवेश मिलेगा। दीप प्रज्वलित करने और इसकी तैयारियां करने के लिए 1 मार्च को रात्रि 8 बजे तक घाटों पर पहुंचने वाले सभी मार्ग बंद रहेंगे। आज मध्य प्रदेश में इतिहास बनने वाला है। 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। महाशिवरात्रि में शिव अपर्णव महोत्सव रचेगा इतिहास। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। अभी तक जो रिकॉर्ड था अयोध्या की नगरी में ये रिकॉर्ड बना था, लेकिन आज शिव की नगरी में ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने खासी तैयारी की है। शिव अपर्णव महोत्सव के तहत 21 लाख दीपों से रोशन होगी बाबा महाकाल की नगरी। विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसको लेकर शिवराज सरकार की तरफ से खासी तैयारियां की गई हैं और शिव अपर्णव महोत्सव के तहत प्रशासन ने खासी तैयारी की। इसी के चलते घाटों तक पहुंचने के लिए कई मार्ग बंद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास। विवेक, आज शिव अपर्णव महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश एक इतिहास रचेगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए शिवरात्रि की तो शिवरात्रि का पावन अवसर है और बात की जाए महाकाल की नगरी उज्जैन की तो उज्जैन में शिव अपर्णा जो महाउत्सव है उसका आयोजन रखा गया है। जिसके चलते बात की जाए आयोजन की तो आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो प्रभारी मंत्री हैं मोहन यादव वो तो मौजूद रहेंगे। साथ ही तमाम जो नेता हैं और जो मंत्री गण हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। शिवरात्रि का पावन आज दिन है और बात की जाए उज्जैन की तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या में बनाया गया था, करीब अयोध्या में 9.25 लाख दीपक जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में, उसी की तर्ज पर उज्जैन पर करीब 21 लाख जो दिए हैं वो जलाए जाएंगे। जिससे एक बार फिर पूरे देश में मध्य प्रदेश के उज्जैन का नाम होगा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम है वो दर्ज किया जाएगा। जिसके चलते बात की जाए तो करीब 17 लाख जो दिए हैं वो शिप्रा नदी के जो तट है उस पर जलाए जाएंगे और जिसके लिए तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है। क्योंकि शिवरात्रि का पावन त्यौहार है और महाकाल की नगरी की बात की जाए तो करीब 10 लाख जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने आते हैं महाकाल के, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। स्वयं सेवकों की बात की जाए, समाज सेवकों की बात की जाए तो उनके द्वारा भी तमाम व्यवस्था की गई है जिससे किसी प्रकार की जो परेशानी है वो ना हो पाए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बहुत टीम ही है खास ये महोत्सव होने वाला है। महाशिवरात्रि पर शिव ज्योति अपर्णव महोत्सव, इसके तहत 21 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। हम खास तौर से बात करें इसमें कौन कौन से खास मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे और क्या प्रदेश के बाहर से या देश के बाहर से भी किसी को खास न्योता भेजा गया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? भागीरथ, बात की जाए उज्जैन की तो उज्जैन में 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। साथ ही मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल वो सभी वहां मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले शिप्रा नदी के तट पर जो 17 लाख जो दिए अलग रखे गए हैं वो पहले जलाए जाएंगे। 5 मिनट का समय रहेगा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो ड्रोन के माध्यम से कैमरे के माध्यम से पूरा ऑब्जर्व करेगी और ऑब्जर्व करने के बाद कितने दिए जले हैं 5 मिनट के अंदर उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। और बाकी दियों की बात की जाए, बाकी जो दिए हैं वहां के जो रहवासी हैं उज्जैन के वो सभी अपने घरों के बाहर जला सकते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि करीब 21 लाख उत्सव में जो वहां के रहवासी उनको भी शामिल किया जा रहा है। जैसे आपने बताया था कि 17 लाख दिए पहले जलाए जाएंगे। विश्व रिकॉर्ड के तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो लोग हैं वहां पर भी शामिल रहेंगे और जो बाकी जो दिए हैं 4 लाख दिए वो वहां का जो रहवासी है उसको जलाएंगे। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाशिवरात्रि पर आज उज्जैन में शिव ज्योति अपर्णव महोत्सव मनाया जाएगा। यह अब तक का सबसे भव्य समारोह होगा। इस दिन पूरे शहर में 21 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। तो इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।